हेलो एवरीवन। पॉलिटी की सीरीज का नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे। आज हम फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे। मेनली इसमें हम देखेंगे फंडामेंटल राइट्स के क्या फीचर हैं। जैसा कि हम पहले के लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, इससे पहले जो हमने लेक्चर डिस्कस किया है उसमें हमने डिस्कस किया है कि कैसे कुछ राइट्स केवल सिटीजन्स को अवेलेबल हैं और कुछ राइट्स जो है फॉरेनर्स को भी अवेलेबल हैं और लीगल पर्सन को भी अवेलेबल है। ये एक-एक चीज़ मैंने एग्ज़ाम्पल के साथ लास्ट लेक्चर में आपको समझाई है। अगर वो लेक्चर आप देखें जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कौन-कौन से राइट्स को जो केवल सिटीज़न को हैं और कौन-कौन से राइट्स जो हैं वो सिटीज़न और फॉरेनर्स को दोनों हैं। जैसे आर्टिकल 21 फॉरेनर्स को भी है और इंडियन सिटीज़न्स को भी है, ठीक है? आगे क्या बताया गया है कि ये जो राइट्स है ये कोई एब्सोल्यूट नहीं है। मतलब यहाँ पर ये बताने की कोशिश की गई है, ये भी हमने पहले के लेक्चर में डिस्कस किया है कि राइट्स क्वालिफाइड हैं, रीज़नेबल रेस्ट्रिक्शन है, पार्लियामेंट रीज़नेबल रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है। और ये भी हमने डिस्कस किया है, ये सब एग्ज़ाम्पल के साथ डिस्कस किए हैं कि किस तरह से आर्बिट्रेरी एक्शन से स्टेट को रोका जा सकता है और कैसे ये राइट्स जो है प्राइवेट इंडिविजुअल को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है? अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम, क्या बताया गया है? चौथा पॉइंट देखने जा रहे हैं जो आज के लेक्चर का मेनली स्टार्ट है। तो पहले के 3 पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं, तो चौथे पॉइंट में बताया गया है कि सम ऑफ देम आर नेगेटिव इन कैरेक्टर। कुछ जो हैं वो नेगेटिव इन कैरेक्टर हैं, जिसमें क्या है नेगेटिव इन कैरेक्टर में क्या होता है स्टेट्स को क्या है ये राइट्स रोकते हैं। मतलब स्टेट्स को ये पावर नहीं है कि अगर उनकी पॉलिसी का कोई आर्टिकल 19 के अंदर क्रिटिसिज्म करे तो वो उसको रोकें, ठीक है? तो ये चीज़ यहाँ पर कुछ नेगेटिव इन कैरेक्टर है और कुछ पॉजिटिव इन नेचर है जो स्टेट को पावर देते हैं कि किस तरह से वो अपनी पावर को एक्सपेंड कर सकते हैं और लोगों को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कुछ रीजन में जाने के लिए, जैसे ट्राइबल स्टेट्स में जाने के लिए। तो पहले चौथा पॉइंट हम ये क्लियर कर लेते हैं, नेगेटिव राइट्स की बात की जा रही है। रेस्ट्रिक्शन ऑन द स्टेट मतलब नेगेटिव राइट्स का मतलब है ऐसे राइट्स जो स्टेट को रेस्ट्रिक्ट करते हैं, ठीक है? स्टेट कैन नॉट डू, स्टेट इसमें कुछ नहीं कर सकता। जैसे आर्टिकल 19 में फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन है, इसके अंदर आप रीज़नेबली और अच्छे से गवर्नमेंट की पॉलिसी को क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, ठीक है? ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि किस तरह से आर्टिकल 19 के अंदर गवर्नमेंट की पॉलिसी को क्रिटिसाइज़ किया जा सकता है, मगर सिक्योरिटी और मोरलिटी पे किसी तरह का थ्रेट नहीं होना चाहिए। जैसे क्या हुआ आपने किसी भी पॉलिसी को क्रिटिसाइज़ किया, मान लो गवर्नमेंट इक्वालिटी के लिए कोई लॉ लेकर आ रही है, तो जब इक्वालिटी के लिए गवर्नमेंट कोई लॉ ला रही है, तो उसको आप पॉलिसी को क्रिटिसाइज़ कीजिए, ये इक्वालिटी के लिए नहीं है, ये कास्ट बेस्ड सिस्टम को प्रमोट करता है। अब आप इसमें बैड लैंग्वेज का यूज़ नहीं कर सकते, किसी से हमारे फॉरेन रिलेशन अच्छे संबंध बिगड़ रहे हैं, तो वो यूज़ नहीं कर सकते, तो इसमें रीज़नेबल रेस्ट्रिक्शन की बात की जाती है। ठीक है? तो नेगेटिव राइट क्या हो गए, जो स्टेट को रोकता है कि आप किसी भी बंदे को कुछ राइट में रोक नहीं सकते। जैसे आर्टिकल 25 में फ्रीडम ऑफ रिलीजन है और स्टेट आपको क्या है, फ़ोर्स नहीं कर सकता कि आप पर्टिकुलर रिलीजन को फ़ॉलो करो। तो ये स्टेट के लिए नेगेटिव हो गया। मतलब स्टेट के पास ये रेस्ट्रिक्शन है। आर्टिकल 21 लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है। इसमें क्या स्टेट कैन नॉट डिप्राइव लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, इसमें वही बात आ रही है कि आप सभी को सोने के लिए जगह प्रोवाइड करोगे, लोगों को अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करोगे, तो स्टेट को यहाँ पर रोका जाता है कि आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो दैट इज़ कॉल्ड आर्टिकल 21 एंड दैट इज़ आल्सो कॉल्ड नेगेटिव राइट रिलेटेड टू स्टेट। आर्टिकल 22 क्या है? आर्बिट्रेरी अरेस्ट मतलब आपने पुलिस ने कोई भी चीज़ नहीं बताई कि हम अरेस्ट क्यों कर रहे हैं, किस वजह से कर रहे हैं, तो आपको क्या है, ये नेगेटिव राइट देता है स्टेट को और बंदों के लिए, इंडिविजुअल्स के लिए, सिटीज़न्स के लिए ये पॉजिटिव राइट्स हो जाता है। ठीक है? तो यहाँ बेसिक एग्ज़ाम्पल के साथ ये चीज़ हमने यहाँ पर देखी। ठीक है? अब पॉजिटिव राइट क्या होते हैं? पॉजिटिव राइट का मतलब है ऑब्लिगेटरी है स्टेट को ये
ज़रूर करेगी। मतलब स्टेट आपको कुछ चीज़ों में ज़रूर मदद करेगी और रोक सकती है। जैसे राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21 ए कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आया ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना। तो आर्टिकल 21 ए में राइट टू एजुकेशन की प्रोवाइड बात की गई है। तो इसमें क्या है कंपल्सरी एजुकेशन देना है 14 साल तक के बच्चों को, अप्रॉक्स 8th क्लास तक। 8th क्लास तक के बच्चों को आपको कंपल्सरी एजुकेशन देना। तो स्टेट क्या करता है फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करवाता है अप टू 14 ईयर। तो राइट टू एजुकेशन में ये आ गया। तो इसमें क्या हुआ स्टेट के पास ऐसी पॉजिटिव राइट है कि कब वो स्टेट किसको ये कंपल्सरी एजुकेशन देगा और कितनी इसमें लिमिट रखेगा कि इनकम लिमिट कितनी होना चाहिए। तो ये पॉजिटिव आ गया। आर्टिकल 22, 23 और 24 क्या करता है फोर्स लेबर और चाइल्ड लेबर को प्रोहिबिट करता है। तो स्टेट के पास पावर है किसी को गिरफ्तार कर सकती है अगर उसने फोर्स लेबर किया है या चाइल्ड लेबर किया है। आर्टिकल 29 और 30 क्या करता है ये कल्चरल और एजुकेशनल राइट देते हैं किसको माइनॉरिटीज को, जैसे जैन हो गए, पारसीज हो गए, मुस्लिम्स हो गए, पंजाबीज हो गए। तो इनको क्या है माइनॉरिटीज के लिए कल्चरल और एजुकेशनल राइट है। जैसे मान लो तमिलियन पर्सन दिल्ली में आकर रह के एजुकेशन इंस्टीट्यूट बनाता तो ये माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट हो जाएगा और इसमें कुछ राइट्स दिए जाएंगे, फंड प्रोवाइड किया जाएगा और उसके राइट को प्रोटेक्ट किया जाएगा। आर्टिकल 32 क्या कहता है ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी की बात करता है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हमने पढ़ा है हबीस कॉर्पस होता है, प्रोहिबिशन होता है, ये कुछ रेमेडीज होती हैं। जैसे आपके कोई फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हुआ, आप राइट टू स्पीच के तहत गवर्नमेंट की पॉलिसी को क्रिटिसाइज कर रहे थे मगर गवर्नमेंट ने आपको गिरफ्तार कर लिया। तो ये क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज दे रहा है कि आप किसी भी पर्सन के फंडामेंटल राइट को हटा नहीं सकते और आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड करोगे और उनके फंडामेंटल राइट को वायोलेट नहीं करोगे। तो इस तरह के जो राइट होते हैं उन्हें पॉजिटिव राइट कहते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ हमने देखी यहाँ पर आगे यही बात की गई है कि नेगेटिव राइट और पॉजिटिव राइट में किस तरह से डिस्टिंक्शन कर सकते हैं। नेगेटिव राइट के अंदर अगर देखेंगे तो फ्रीडम ऑफ स्पीच आ गया, स्टेट को इंटरफेरेंस करने से रोकता है और लिबर्टी को इंश्योर करता है। जबकि पॉजिटिव राइट में क्या है स्टेट इंटरफेरेंस कर सकता है जैसे एजुकेशन में और स्टेट को ये ऑब्लिगेट करता है कि वेलफेयर के लिए पॉलिसी बनाए। तो ये बैलेंस बनाता है डेमोक्रेटिक सिस्टम में। तो हमने यहाँ पर देखा कि किस तरह से नेगेटिव और पॉजिटिव राइट काम करते हैं। तो देखो कितना इलेबोरेटली समझाया जा रहा है आपको। अगर अब भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में हमारे कह सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगला पॉइंट क्या है दे आर जस्टिसिएबल allowing person to move the code for their enforcement if when they are violated। मतलब क्या है कि ये जस्टिसिएबल है। जैसे क्या होता है आप यहाँ पर एग्जांपल से समझ लीजिए। जैसे डीपीएसपी है। अब डीपीएसपी में क्या होता है डीपीएसपी में अगर आप देखेंगे तो ये जस्टिसिएबल नहीं है, ये नॉन जस्टिसिएबल राइट्स होते हैं। ये गवर्नमेंट यूज करती है पॉलिसीज बनाने में, इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। जैसे गवर्नमेंट ने कहा कि हम जो है गरीबों के उद्धार के लिए एक स्कीम ला रहे हैं, तो इसमें अमीर ये नहीं कह सकते कि गरीबों के लिए आप स्कीम नहीं लाओगे। क्योंकि डीपीएसपी क्या है में एक आर्टिकल दिया है जिसमें क्या है कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ कुछ लोगों के पास नहीं होना चाहिए। तो इससे पता चलता है कि डीपीएसपी नॉन जस्टिसिएबल है, जिसको जस्टिफाई नहीं कर सकती कोर्ट। और इसको जबकि फंडामेंटल राइट जस्टिसिएबल हैं जैसे राइट टू लाइफ, पर्सनल लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इसको सुप्रीम कोर्ट कह सकती है कि हाँ, आपको स्पीच देने का, आपको बोलने का अधिकार है और आपके इस स्पीच वाले सिस्टम को रिमूव नहीं किया जा सकता। तो ये क्या हो गया? जस्टिसेबल राइट हो गए। तो यहाँ पर हम अगर देखें तो आपको यहाँ पर पता चलेगा, ये चीज़ यहाँ से देखने को मिलेगी कि मीनिंग ऑफ जस्टिसेबिलिटी क्या है। जस्टिस मीन होता है अगर फंडामेंटल राइट वायोलेट होते हैं तो आप डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हो हाई कोर्ट को अंडर आर्टिकल 226 और सुप्रीम कोर्ट को अंडर आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, जो हमने आर्टिकल, अब देखो आर्टिकल 32 जो है फंडामेंटल राइट को इन्फोर्सेबल और लीगल राइट प्रोवाइड करवाता है, ठीक है? ना कि जस्ट मोरल राइट। मतलब यहाँ क्या हुआ कि ऐसा नहीं है आप सच बोलो।
अब सच बोलना एक मोरल है। अब मोरल राइट है, ये सच, अब कुछ लोग सच बोलते हैं, कुछ लोग नहीं बोलते हैं, तो क्या इसमें सज़ा हो जाती है? नहीं। मगर फंडामेंटल राइट लीगली इन्फोर्सेबल है। लीगली इन्फोर्सेबल क्या क्या मतलब है कि भाई किसी ने पॉलिसी को क्रिटिसाइज़ किया, तो आप उसको गिरफ्तार नहीं कर सकते। जबकि डीपीएसपी क्या है? नॉन जस्टिसिएबल है। अगर किसी ने इसके गाइडेंस का वायलेशन किया, तो आप उसको गिरफ्तार नहीं कर सकते। आप देखो एग्ज़ाम्पल से समझ लो जस्टिसिबिलिटी को। आर्टिकल 14 क्या करता है? इक्वालिटी की बात करता है। ठीक है? आर्टिकल 14 में बताया गया है कि गवर्नमेंट पॉलिसी को डिस्क्रिमिनेट किया जा सकता है और चैलेंज सिटीजन को चैलेंज किया जा सकता है, ठीक है? गवर्नमेंट पॉलिसी अगर वो चैलेंज करता है और उसको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, तो वो डायरेक्टली कोर्ट में जा सकता है। जैसे इंदिरा साहनी केस में देखोगे, कोर्ट ने क्या किया, ओबीसी रिजर्वेशन को अपहेल्ड किया कि ठीक है, आप ओबीसी को इक्वालिटी के लिए प्रमोट करना चाहते हैं, ठीक है, मगर आप 100% रिजर्वेशन नहीं दे सकते। ये राइट टू इक्वालिटी का क्या होगा? वायोलेशन होगा, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। तो यहाँ से जस्टिसेबिलिटी का मतलब पता चलता है कि आर्टिकल 14 क्या है? जस्टिसेबल है। कोर्ट क्या है? इन्फोर्स कर सकती है, ठीक है? ऐसे आर्टिकल 21 क्या कहता है? राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी की बात करता है। किस तरह से आर्टिकल 21 के तहत लिबर्टी दी जा सकती है। इस लिबर्टी के तहत मेनका गांधी को विदेश जाने से नहीं रोका जा सका। तो ये जस्टिसेबल हो गया। कि मेनका गांधी को क्या हुआ, गवर्नमेंट ने क्या किया, उन्हें रोकना चाहा। उनको विदेश नहीं जाने दिया गया इमरजेंसी के बाद। तो उसके केस में मेनका गांधी जी कहाँ गई? सुप्रीम कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये फंडामेंटल राइट का पार्ट है और आर्टिकल 21 के अंदर आता, आप उन्हें विदेश जाने से नहीं रोक सकते। तो ये चीज़ यहाँ पर हमने देखी। अब सुप्रीम कोर्ट क्या है? गार्जियन है फंडामेंटल राइट का। तो आर्टिकल 32 के अंदर हमने देखा कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स कराता है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने क्या कहा था आर्टिकल 32 के बारे में? हार्ट और सोल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, मतलब ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को हार्ट और सोल प्रोवाइड करवाता है। और क्या बताया गया है? नॉट डिपेंडेंट, मतलब यहाँ आगे ये बताया गया कि आपको फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स करने के लिए लोअर कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है, अपील की जरूरत नहीं है। जैसे लीगल राइट होते हैं प्रॉपर्टी का, जैसे लीगल राइट है। लीगल राइट का क्या मतलब है? आप पहले लोअर कोर्ट में जाओगे, फिर हायर कोर्ट में जाओगे, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाओगे। तो लीगल राइट इस तरह के होते हैं, जैसे राइट टू प्रॉपर्टी, जो पहले फंडामेंटल राइट होता था, मगर 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत फंडामेंटल राइट से हटाकर उसे आर्टिकल 300 ए के अंदर लाया गया और इसे एक लीगल राइट बनाया गया। अब जुडिशियल रेमेडी आर्टिकल 32 में क्या है? ये सब हम आगे पढ़ेंगे एग्जाम्पल के साथ, और मैंने पहले भी पढ़ा है। जैसे हबीस कॉर्पस है। अब ये एक क्या है? रिट है। अब रिट के अंदर क्या है कि आप किसी को अनलॉफुली गिरफ्तार करते हैं, तो 24 घंटे के अंदर क्या होगा? आपको प्रोड्यूस करना होगा मजिस्ट्रेट के सामने। अब मजिस्ट्रेट अलाउ करेगा कि आपने जो गिरफ्तारी की है, वो ठीक की है या नहीं की है। तो एग्जाम्पल आप देख लो, एडीएम जबलपुर केस में क्या हुआ? इमरजेंसी के टाइम पर बहुत सारे गिरफ्तार किए गए लोग। तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने ये ठहराया कि इस तरह की जो गिरफ्तारी है ये अनलॉफुल है। तो हबीस कॉर्पस क्या है? एक रिट है जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी प्रोवाइड करवाती है अनलॉफुल डिटेंशन के केस में। मैंडेमस में क्या होता है? कमांड करता है, क्या डायरेक्टली अथॉरिटी को कमांड किया जाता है कि आप अपनी ड्यूटी को परफॉर्म कीजिए। एग्जाम्पल समझ लो, जैसे कहीं की म्युनिसिपैलिटी अच्छे से काम नहीं कर रही है, बहुत ज़्यादा गंदगी फैली हुई है, तो लोग सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट और कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी के अंदर एक रिट इश्यू करती है मैंडामस, और कह सकती है म्युनिसिपैलिटी को कि भाई आप सफाई क्यों नहीं कर रहे हो, आप हमारे सामने हाजिर हो। ठीक है? प्रोहिबिशन क्या करता है? लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल को प्रिवेंट कर दिया जाता है कि आप इसके आगे जुरिडिक्शन नहीं दोगे, इसके आगे हम बात करेंगे। और सर्क्यूलरी के अंदर क्या होता है? लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल कोर्ट विदाउट पासेस क्या होता है? जो वर्डिक्ट होती है वो सुप्रीम कोर्ट देता है। और क्यू वारंटो में क्या होता है? कोई इल्लीगली पब्लिक ऑफिसेज ऑक्यूपाई किए हुआ है, अगर वो ऑक्यूपाई किया हुआ है, तो उस केस में क्या होगा? आप पर जुर्माना लगाया जाएगा, आपके खिलाफ वारंट इश्यू किया जाएगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पर देखा कि किस तरह से आर्टिकल 32 को यूज़ किया जाता है। तो मैंने यहाँ पर आपको जस्टिसिएबल का मतलब समझाया, एनफोर्समेंट का मतलब समझाया, और जब फंडामेंटल राइट वायोलेट होंगे तो इस केस में क्या होगा। तो इस तरह से चीज़ों को पढ़ना चाहिए विद एग्ज़ाम्पल के साथ, जिससे चीज़ें क्लियर हो जाएँ। नेक्स्ट बात क्या बताई गई है
कि दे आर डिफेंडेड एंड गारंटी बाय सुप्रीम कोर्ट, मतलब सुप्रीम कोर्ट के क्या है द्वारा डिफेंड किए जाते हैं और उनके द्वारा गारंटी दी जाती है कि आपके जो फंडामेंटल राइट हैं, जैसे राइट टू स्पीच, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, इसको क्या है वायलेट नहीं किया जाएगा। और अपील अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ हाई कोर्ट, इसमें क्या है आपको कोर्ट में डायरेक्ट हाई कोर्ट जाने की जरूरत नहीं होती है, मैंने आपको बताया था यहाँ पर, आप फिर से देख लीजिए, यही चीज यहाँ पर आगे बताई गई है। स्पीडी प्रोटेक्शन ऑफ द राइट, ये वही बात बताई गई है कि किस तरह से इसमें बताया गया है कि सिटीजन को डायरेक्टली रेमेडी लेने के सुप्रीम कोर्ट के पास जाने का अधिकार है। उनको कोई भी ज़रूरत नहीं है कि वो जो है हाई कोर्ट जाएँ। और यूनिफ़ॉर्मिटी, अब डायरेक्टली जाने का अधिकार क्यों है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जो वर्डिक्ट होती है वो पूरे नेशन में यूनिफ़ॉर्मिटी लाती है, ठीक है? आगे क्या बताया गया? नो सैक्रोसेंट, अब अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट में ये बताया गया है, हमने यहाँ पर 7वाँ पॉइंट देख लेते हैं। दे आर नॉट सैक्रोसेंट और परमानेंट, मतलब ये बताया गया है ये परमानेंट नहीं है। इनको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत रिमूव किया जा सकता है और ऑर्डिनरी लॉ नहीं लाया जाएगा। एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया जाएगा और कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव किया जाएगा, आर्टिकल में तब्दीली की जाएगी, तभी फंडामेंटल को राइट्स को बदला जा सकता है। इसमें क्या है, जब केशव नंदा भारती केस आया 1773 में, तब बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट आया और इस बेसिक स्ट्रक्चर में बताया गया कि किस तरह से आप फंडामेंटल राइट को वायलेट किए बिना ही जो है, जो मेन फंडामेंटल राइट है, उन्हें वायलेट किए बिना ही फंडामेंटल राइट को चेंज कर सकते हो। अब आप यहाँ देख लो क्या बताया गया, नॉट अ सैक्रोसेंट और परमानेंट, मतलब फंडामेंटल राइट जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है, उन्हें कर्टेल किया जा सकता है, अमेंड किया जा सकता है और रिपील किया जा सकता है, मगर ये सब जो है वो केवल ओनली लिखा है वर्ड, ओनली क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत होगा, अंडर आर्टिकल 368, व्हाई नॉट अ ऑर्डिनरी एक्ट, ऑर्डिनरी एक्ट के अंदर नहीं होगा। लिमिटिंग कंडीशन, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आया केशव नंदा भारती केस में। अब बेसिक स्ट्रक्चर में कुछ ऐसी चीजें आई जिसको नहीं बदला जा सकता, जैसे सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ऑलवेज पार्लियामेंट की सुपरमेसी नहीं रहेगी, कॉन्स्टिट्यूशन की सुपरमेसी होगी। रूल ऑफ लॉ होगा, सेपरेशन ऑफ पावर होगी, जुडिशरी अलग वर्क करेगी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव अलग वर्क करेंगे, जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, आपने कोई लॉ बनाया है जैसे सीएए, एनआरसी, इसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। फंडामेंटल राइट जो है जैसे इक्वालिटी, लिबर्टी, ये सब बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। सेकुलरिज्म, फेडरलिज्म, डेमोक्रेसी, मतलब इनको बदला नहीं जा सकता। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन का सीधा सीधा मतलब है जो हम लिस्ट अपडेट कर रहे हैं डे टू डे, ईयर बाय ईयर, आप उसको बदल नहीं सकते। ये बेसिक स्ट्रक्चर परमानेंट नहीं है, ये लिस्ट बदलती रहती है समय के हिसाब से, ज़रूरतों के हिसाब से और ईयर के हिसाब से, ठीक है? तो यहाँ पर ये चीज़ बताई गई है। अब केस क्या है, शंकरी प्रसाद केस। अब देखो शंकरी प्रसाद केस में क्या कह दिया था सुप्रीम कोर्ट ने कि पार्लियामेंट के पास पूरा अधिकार है, वो क्या कर सकते हैं, फंडामेंटल राइट्स को बदल सकते हैं। जबकि गोलकनाथ केस में क्या हुआ, ये वर्डिक्ट बदल दी गई, कहा गया पार्लियामेंट के पास फंडामेंटल राइट को बदलने का अधिकार नहीं है। मगर केशव नंदा भारती केस में बैलेंस बनाया गया और कहा गया बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आएगी और इसमें जो चीजें इंक्लूड की जाएंगी वो चीजें पार्लियामेंट के द्वारा बदली नहीं जा सकती, बाकी चीजों को पार्लियामेंट के द्वारा बदला जा सकता है। तो मतलब पहले के 2 जजमेंट को बैलेंस किया गया। ये जजमेंट आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। यूपीएससी इससे प्रीलिम्स में और मेंस में क्वेश्चन पूछती है। मिनर्वा मिल केस जो आया 1980 में, ये डेट के साथ क्रोनोलॉजी याद होना चाहिए कि शंकरी प्रसाद केस कब आया था, गोलकनाथ केस कब आया, केशव नंदा भारती केस कब आया और मिनर्वा मिल केस कब आया, ठीक है? तो मिनर्वा मिल केस में क्या कहा गया कि बेसिक स्ट्रक्चर को रीइंफोर्स किया जाना चाहिए और डीपीएसपी जो गवर्नेंस के लिए यूज होती है और फंडामेंटल राइट में बैलेंस करना चाहिए। जैसे राइट टू प्रॉपर्टी को रिमूव करके इसे लीगल राइट बनाया गया, अब ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर बताई गई। आगे क्या बताया गया है, अगर आप आगे देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि जो नेशनल इमरजेंसी होती है उसमें फंडामेंटल राइट को सस्पेंड किया जा सकता है, मगर आर्टिकल 20 और 21 को सस्पेंड नहीं किया जा सकता। जब इंटरनल इमरजेंसी होगी तो उस केस में आर्टिकल 19 को भी आप सस्पेंड नहीं कर सकते। आर्टिकल 19 आप जानते ही हैं किससे रिलेटेड है, स्पीच और एक्सप्रेशन से रिलेटेड है। आपकी स्पीच और एक्सप्रेशन पर अगर बैन लगा दिया जाएगा तो किस तरह का इम्पैक्ट पड़ेगा। तो आर्टिकल 19 में ये चीज देखने को आपको मिलेगी, ठीक है? तो यहाँ पर अगर आप एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो तो यहाँ देख सकते हो, मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ कि आर्टिकल
थ 352 के अंदर नेशनल इमरजेंसी लगती है। इसके लिए 3 ग्राउंड की ज़रूरत होती है, जैसे वार, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन। आर्म्ड रिबेलियन जो है इंटरनल इमरजेंसी कहलाता था। इसे किस अमेंडमेंट के तहत जो है आर्म्ड रिबेलियन कहा गया, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। तो इमरजेंसी के टाइम पर फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाते हैं, मगर आर्टिकल 20 और 21 को सस्पेंड नहीं किया जा सकता। 20 और 21 और 22 मैंने पूरा अलग से सेपरेट पढ़ाया, मगर यहाँ भी मैं आपको समझाऊँगा कि कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस, मान लो कोई भी आरोपी है। आरोपी कौन होता है? जिस पर के उसके गुनाह पूरे सबूत नहीं होता है। अब कोई आरोपी है, उस केस में क्या होता है कि उस केस में किस तरह से, अगर मान लो कोई आरोपी है तो उस पे एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ नहीं लग सकता, नो डबल जेओपार्डी नहीं हो सकता, सेल्फ इंक्रिमिनेशन नहीं होता। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ क्या है? मान लो पहले 10 लाख तक का टैक्स था और टैक्स इवेज़न करके मैंने कोई पैसा बचा लिया 10 लाख तक, और अब क्या है, वो 9 लाख तक टैक्स आ गया। तो क्या होगा? क्या ये लॉ उस पे लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि पहले वाला लॉ इस पे इम्प्लीमेंट होगा। ऐसे ही डबल एक किसी ने कोई मर्डर कर दिया है तो उस एक मर्डर की 2 बार सज़ा नहीं हो सकती और अपने खिलाफ कोई बयान नहीं दे सकता। तो आर्टिकल 20 ये कहता है। अगर 22 देखोगे तो पर्सनल लिबर्टी और लाइफ की बात करता है। क्या होता है कि इस केस में देखोगे आपको जो है इमरजेंसी के टाइम पर ये आर्टिकल 21 को रिमूव नहीं किया जा सकता। ये कैन सस्पेंड नहीं किए जा सकते। 44th अमेंडमेंट के बाद से ऐसा प्रावधान रखा गया। अब स्पेशल राइट आर्टिकल 19 मैंने बता दिया कि बाकी जो 2 आर्टिकल हैं, ये दोनों इंटरनल और एक्सटर्नल इमरजेंसी में दोनों में नहीं हटाए जा सकते। जबकि आर्टिकल 19 क्या है? एक्सटर्नल इमरजेंसी में ही नहीं हटाया जा सकता। अगर इंटरनल इमरजेंसी है, कोई आर्म्ड रिबेलियन हुआ है, कोई आर्मी तख्ता पलट करना चाह रही है, तो उस केस में उनको नहीं हटाया जा सकता, ठीक है? ऐसे ही आर्टिकल 359 में ये बात की गई है कि कब कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी के लिए फंडामेंटल राइट को नेशनल इमरजेंसी के केस में रिमूव किया जा सकता है। तो मैंने आपको यहाँ पर बेसिक चीज़ें बताई आज के आर्टिकल में कि किस तरह से ये जो हम है 9, 10th और 11th जो पॉइंट है, ये अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। कोई भी चीज़ डिस्कस कर रहे हैं, अच्छे से डिस्कस कर रहे हैं, ताकि आपको चीज़ समझ में आना चाहिए। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करें, और हमारे पास इतने फाइनेंशियल रिसोर्सेज़ नहीं है कि हम अपनी वीडियो को पैसा देकर बूस्ट करा सकें। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कमेंट बॉक्स में बताइए। रिवीज़न इज़ द की ऑफ सक्सेस। जितनी ज़्यादा रिवीज़न, उतनी करीब सक्सेस। थैंक यू वेरी मच।